स्टार्ट किया था। सॉरी। नमस्कार अंग्रेजों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ट सेट 1 जा चुका है, उसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। हम लोग आज सेट 2 में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिससे आपके एग्जाम बेहतर हो सके। और प्लीज ये बीच बीच में जो थोड़ी सी हिचकी आ रही है ना, इसको इग्नोर करिएगा। मैं 2-2.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि ये बंद हो जाए तो क्लास लूँ, बंद हो जाए तो क्लास लूँ, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा है। पानी वानी सब पिया, नहीं हो रहा है ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि बीच में क्लास करते वक्त शायद सही हो जाए, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये किन के लिए है? सीयूटी, पीजी एंड यूजी दोनों लोग के लिए है। जो जनरल पेपर 11 एंड 12 का कोड है वो तो इसको देखें जरूर, लॉ, एमबीए, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं। और यूजी के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो आपका जीईटी नया वाला है, अपडेटेड वर्जन, उसमें एप्टीट्यूड भी आएगा, जनरल अवेयरनेस भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सेट जरूर देखें, पूरा इस सीरीज को फॉलो करें। मैं इसको 3 लेवल में आपके सामने ले आऊंगा, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। तो समय ज्यादा नहीं लूंगा, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनको भी क्वेश्चन कोर्स परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऊपर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायरेक्टली कॉल घुमा के आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो क्लास वगैरह, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन रखा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इसलिए आसान है क्योंकि इस क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक इमेज बना के रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कमीशन है, ऐसे कंडक्टिंग बॉडी है जो कि इस क्वेश्चन को छोड़ते नहीं है, जनरली लेके चलते हैं, सालों सालों में रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है, इसके मेंबर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें नहीं लगा के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नॉट मेंबर यानी सार्क का जो मेंबर नहीं है। देयर आर 4 ऑप्शंस, नेपाल, मालदीव, चाइना एंड अफगानिस्तान। ये अपने इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं, यानी कि इससे पता चल गया कि जो सार्क है वो इंडियन नेबर कंट्रीज का ग्रुप है, एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। और उसमें इन 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है बताना है, यानी कि जो इस सार्क का ग्रुप मेंबर नहीं है, ठीक है। आंसर कुछ लोग के आने लगे, चाइना। देखो आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है ना, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो कौन है? एनटीए है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इनका अपना एक माइंडसेट होता है क्वेश्चन बनाने का, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। उस पैटर्न को अगर आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस सच में बन जाएंगे। आपके बस डेली बेसिस पे जो मोबाइल पे मीम और रील्स और इस तरीके के छोटे छोटे न्यूज क्लिप्स आते हैं ना, उससे पता चल जाएगा। मैं आपको बताता रहूंगा लेक्चर के बीच में कैसे आपको समझना है इस चीज को। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सार्क कंट्रीज के बारे में। क्या है ये? पहला आंसर हो जाएगा चाइना इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। चाइना जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, बस आपसे ये फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो यहां पे भी आपके मार्क्स बन सकते हैं, तो ध्यान करना। इसका एक बड़ा अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या है? एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन, ठीक है। मैं यहां बोल्ड में लिख देता हूं जिससे कि आप लोग भूलना मत, ठीक है। एमबीबीएस पेन, ठीक है। एमबीबीएस एक दर्द भरा कोर्स है, ये एक मेडिकल का कोर्स है। एम फॉर क्या हो जाएगा? मालदीव, जो कि अभी था ऑप्शन में। बी फॉर क्या हो जाएगा? भूटान, ठीक है। एक अगेन बी है तो बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे एस है यानी कि नीचे श्रीलंका। ये पी है यानी कि हमारा पाकिस्तान जो बगल में है। ए जो है, ए से कौन सा कंट्री हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखो अफगानिस्तान जो हमारा नेबर है। आई कौन हो जाएगा? अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या है? तो नेपाल, ठीक है। ये कंट्रीज जो है वो सार्क के क्या है? ग्रुप मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? ये एक बुक का नेम है। अच्छा, यहां से मैं आपको बुला लगाता हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक बुक का नेम है। ये एक इंग्लिश वर्जन बुक था, जब लिखी गई तो इंग्लिश में लिखी गई, ठीक है। और सरप्राइजिंग बात ये है कि ये जेल में लिखी गई किताब है। ये जेल में लिखी गई किताब है, ठीक है। अपने एक बड़े ही क्रांतिकारी लोग ने लिखा, फ्रीडम फाइटर ने लिखा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बताइए ये किताब किसने लिखा? ठीक है। इसका एक हिंदी वर्जन जो है वो है भारत की खोज, ठीक है।
भारत की खोज, इसका एक हिंदी ट्रांसलेट बुक है। ये अहमदाबाद के जेल में लिखी गई, ठीक है, अहमदाबाद के जेल में लिखी गई। 5 महीने लगभग इसको लिखने में लगे थे, ठीक है, 5 से 6 महीने, 5 महीने लगे इसको लिखने में। और इस किताब को बहुत सारे लोग, देखो आपकी जनरली बोलते रहते हैं अपने पॉडकास्ट में और अपने इंटरव्यूज में कि इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय के स्ट्रगल को है बताता है। अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जिन्होंने लिखा है। आंसर आने लगा, क्या आंसर हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को लिखा है, जेल में लिखा है, और बहुत मोटी किताब नहीं है। मैं आपको जरूर बोलूंगा कि जरूर आपको एक बार पढ़ना चाहिए। ये किताब हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी के साथ एक सप्लीमेंट्री बुक के तौर पे पढ़ा था अपने स्कूल टाइम में, तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसका दोनों वर्ड बहुत सारे लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, और बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती है। यहाँ पे कुछ मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम लिखा हुआ हूँ जो आपके सीयूटी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला ही है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। भाई ट्रूथ के साथ नाता एक लोग का बड़ा गहरा है, महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है इसके राइटर हो जाएंगे। हिंद स्वराज, ये क्वेश्चन तो आता ही है कई बार। हिंद स्वराज इन्हीं की एक राइटिंग है। की ऑफ हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य की जो चाबी है, की ऑफ हेल्थ, ये भी इन्हीं की एक राइटिंग है। किसकी? महात्मा गांधी की। ओके, अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो आप देख ही लिए। एक और है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इन्हीं की किताब है। प्लीज आप थोड़ा सा इग्नोर करना, वो ना अभी तक सही नहीं हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पे इनमें तो कुछ अच्छे किताब नहीं है जो आपके एग्जाम में फेमस पूछा जाए। हाँ, एक यहाँ पे इनका है दादा भाई नौरोजी का, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये बुक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ओके, गीता रहस्य, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य। और यहाँ पे और है इनका, ठीक, द आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज, कौन लिखा है? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ये लिखा है गीता रहस्य। बहुत फेमस बुक है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे और है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है, यानी भारत का 1857 की क्रांति, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। कौन लिखा है इसको? वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर ने इसको लिखा होगा। एक लास्ट बुक और बता रहा हूं मैं यहाँ पे, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया एक बुक लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉप्स इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ, खरीफ इज अ सीजनल सीजन, ठीक है, सीजन ऑफ क्रॉप्स। बताइए, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है, या खरीफ फसल का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा है कॉटन, तीसरा है पी, और चौथा है वीट। बताइए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया कि आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है उसमें फार्मिंग और मिनरल्स और एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन इस चीज का कहाँ होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी लिस्ट में आपको दूंगा, ठीक है। अभी तो इसका आंसर दो आप, आंसर हो जाएगा कॉटन, ठीक है, कॉटन, कपास। ओके, अब हम लोग कुछ क्या, 3 हमारे यहाँ महत्वपूर्ण सीजन होते हैं, रबी, जायद और खरीफ। इन तीनों फसलों के कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को हम लोग लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जायद का देख लेते हैं। तो पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, बिटर गार्ड, ठीक है, ये सब जायद के आने वाली प्रमुख फसलें हैं, याद कर लेना, ठीक है। रबी के सीजन में देखो कौन कौन सा है, बहुत फेमस है, वीट, मस्टर्ड, देखो फेमस है वीट, मस्टर्ड, पल्सेस, बार्ले, ये सब आप याद कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे। किसके हैं? रबी के, ठीक है, मतलब सरसों, बाजरा, गेहूं, ये सब। खरीफ में देखो कौन कौन सा है, राइस, चावल, मेज, बाजरा, ठीक है। तो सोयाबीन भी देखो, सोयाबीन फेमस है, पूछा था सोयाबीन किसका है, तो सोयाबीन किसका है? खरीफ का है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये, ठीक है,
ग्राउंड नट भी है, ध्यान देना, मूंगफली, कॉटन, कॉटन इसी में, ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है, वो भी इसी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाह, बताओ, हीरे लोग हो ना अपने घर के, आप लोग बताइए क्या आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी, डायमंड सिटी, ठीक है, हीरे, हीरो का सर या हीरे का सर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, बताइए। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, सिटी नेम में सूरत, क्या है ये, पन्ना, मुंबई, जयपुर, बताइए, बताइए इसमें से पन्ना की तमन्ना, वो आप उससे अंदाजा मत लगा लेना, गलत हो जाएगा, यहाँ पे राजू बैठ नहीं रहा है, मुंबई एंड जयपुर, ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बताइए, सूरत विल बी राइट आंसर, ठीक है, सूरत। ऐसा नहीं है कि सूरत में बहुत ज्यादा हीरा पाया जाता है, यहाँ पे क्या है कि हीरे की कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है, ठीक है, तो सूरत के बारे में जानोगे तो यहाँ लिखा है 99%, 90% डायमंड का 90% जो है कटिंग एंड पॉलिशिंग, यानी ज्वेलरी मेकिंग, उसके डिजाइनिंग, ये सब कहाँ होता है, सूरत में होता है, ठीक है, पॉलिशिंग एंड कटिंग, इस वजह से सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह भाई, बड़ा तानाशाही वाला क्वेश्चन आ गया, क्या, वन पीपुल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ, एक व्यक्ति एक राज्य और एक नेता, एक नेता बता रहा है कि क्वेश्चन में जिसका भी नाम होगा वो जरूर डिक्टेटर रहा होगा, वो डिक्टेटर होगा, ठीक है, यानी कि वो तानाशाह होगा। आप बताइए, क्लू मिल गया, ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही है, कौन, लेनिन है, ओके, लेनिन बताइए, दूसरा स्टालिन है, ओके ओके, तीसरा हिटलर है, वो भाई, नन ऑफ द एबव, बताइए कौन सा आंसर सही होगा, मैं हट जा रहा हूं, बताइए, ठीक है, देखो भाई, इसका आंसर हो जाएगा हिटलर, एडोल्फ हिटलर, ठीक है, एक तानाशाह शासक, लाखों लोग के मारने का जो एक इल्जाम है वो इसके ऊपर है, लाखों लोगों को, हजारों नहीं लाखों, ठीक है, वर्ल्ड वार में। उसके बाद इनकी एक पार्टी का नाम नाजी, ठीक है, नाज, कोई पूछा जाता है कि नाजी पार्टी किसने बनाया था, तो एडोल्फ हिटलर ने बनाया था, ठीक है, धर्म के आधार पे ये पार्टी, और ये चांसलर भी रहा है, कब, जर्मन का, कब, 1933 से 1945, 1945 तक, ठीक है, और ये लीडर ऑफ नाजी जर्मन जो पार्टी था उससे 34 से लेके 45 तक रहा है, लीडिंग किया उसको, ठीक है। कभी कोई ना सिंबल भी पूछा जाता है, सिंबल उनके पार्टी का, वो जो लोगो है, तो हमारा जो हिंदू का स्वास्तिक होता है उसी का उल्टा है, बाजू में पैसे लगा लगा के उन लोग अपनी आर्मी लेके लड़ाई पे जाते थे। ओके, ओ भाई, ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी, वाह क्या क्वेश्चन है, टीआरपी, बड़ा आजकल टीआरपी का शोर है हर जगह, टीआरपी टीआरपी, जब आप कुछ न्यूज डिबेट्स देखोगे ना, तो न्यूज एंकर के ऊपर चप्पल भिगो के अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो धड़ाम से मार के पूछते हैं, टीआरपी के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बेसिकली टीआरपी बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, ठीक है, मतलब शायद यही वर्ड तो सही मायने में अपने आप को खुद डिफाइन करता है, बताऊंगा कैसे। तो टीआरपी का फुल फॉर्म इसलिए पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में क्योंकि बहुत फेमस है, हमें जानना चाहिए कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, सेकंड है टारगेट रेटिंग पॉइंट, थर्ड है टेलीविजन रेटिंग पैरामीटर, और लास्ट है वन एंड सेकंड, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हो सकता है, चौथा ऑप्शन बोल रहा है। बताइए क्या है फुल फॉर्म इसका, हट जा रहा हूं मैं। टीआरपी एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, एक मीडिया से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट इज राइट आंसर एंड टारगेट रेटिंग पॉइंट इज राइट आंसर, लेकिन आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। वहां लिखा क्या होता है, जब हम दिशा निर्देशन पढ़ते हैं अपने एग्जाम का, जहां लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर,
-1 फॉर नेगेटिव ऐसे लिखा रहता है, वहां पे ये भी लिखा रहता है कि आपको एप्रोप्रिएट आंसर देना है, यानी कि चारों सही हो सकते हैं लेकिन जो उसमें बेस्ट हो उसको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक क्वेश्चन टीआरपी का आएगा तो हो सकता है कि टारगेट रेटिंग पॉइंट ना आए, तो आंसर विल बी व्हाट, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है तो ऑप्शन उसमें चौथा लिखा रहे और वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। एक यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सर दोनों ऑप्शन दिया है, ये वाला भी ये वाला भी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए पहला और दूसरा दोनों सही, लेकिन यहाँ पे चौथा में नन ऑफ द एबव है या फिर कोई एक और ऑप्शन है और इस तरीके का ऑप्शन नहीं बनाया गया कि पहला दूसरा दोनों सही हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं क्या बोला, मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो आप पहला आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा फेमस है और ये सही माना जाएगा। ऐसे में जो एग्जाम जो कमेटी है वो इसको सही मान के आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो समझना पड़ेगा। ठीक है, अब टीआरपी का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया, ये टीआरपी होता क्या है थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। यूं समझो ना कि जो न्यूज चैनल्स होते हैं, जो शोज होते हैं, जो टीवी पे प्रोग्राम आता है, इनकी जो अर्निंग है वो कहां से है, एडवर्टाइजमेंट से, एड से, विज्ञापन से। तो जो विज्ञापन दाता होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती है ना, जो जिनको अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पता करते हैं कि कौन से चैनल की टीआरपी ज्यादा है, यानी कि इस टीआरपी लाइक क्या एल्गोरिथम, एक गणना है, एक सर्वे है, जो एक डेटा लेके बैठा हुआ है, जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सोच, सब हमारे वीडियो चल रहे हैं, अब मेरे वीडियो पर अचानक से बहुत व्यूज आने लगे, तो यूट्यूब जो होता है वो मेरे इस वीडियोज के अकॉर्डिंग ऐड लगाता है। तो कह सकते हो कि यूट्यूब के पास एक टीआरपी, एक डेटा थी, जिससे उसने पता कर लिया कि एजुकेशनल वीडियो है इनका, तो इनको हमें लाइव बॉय का साबुन वाला ऐड देने से कोई फायदा नहीं होगा, इनको हम लोग देते हैं कोई किसी पर्टिकुलर कोचिंग का टेस्ट सीरीज, यानी कि एजुकेशनल। जैसे कि हर चीज का ऐड हर जगह नहीं आता। अब हार्ले डेविडसन बाइक का ऐड आप कहीं नहीं देखोगे रोड पे, लेकिन अगर आप साथ हवाई जहाज में अगर सफर कर रहे हो तो देखोगे वहां पे क्या होता है, वहां पे उसका ऐड आता है। BMW का ऐड कभी नहीं देखोगे यहाँ पे हो रहा है, या गुची का देखोगे ऐड यहाँ नहीं हो, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े रैंप वॉक वगैरह वाले जो शो होते हैं वहां देखोगे, जहां बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं वो आ रही हैं, तो वहां पे देखोगे उनके ऐड होते हैं, क्योंकि वहां पे उस क्वालिटी के लोग। ये सर्वे करता कौन है, ये बहुत सारे मीडिया की एजेंसीज होती हैं जो ये सर्वे करती हैं, जो उसी के अकॉर्डिंग फिर पर्टिकुलर जो अपना प्रोडक्ट बना हुआ है वो उन्हीं के पास जाके ऐड कराती हैं। ठीक है, तो ये मार्केटिंग का पूरा टर्म है। आप लोग जब MBA वगैरह करोगे या मास कॉम करोगे या फिर एक और कोर्स होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे मॉल में जब एंट्री लेते हो तो सामने चॉकलेट ही क्यों होते हैं और थोड़े ऊंचाई पे वाले प्रोडक्ट क्यों रखे जाते हैं, सबके पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो एक पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इस पे काम कर रहा है। तो टीआरपी जो है वो क्या है, वो बताता है किसी पर्टिकुलर चैनल, किसी शो, किसी टीवी, किसी प्रोग्राम का क्या एनालिटिक्स कि कितना हाई है, कितने लोगों में देखा जा रहा है। आप सोचोगे सर ये करता कैसे होगा, ये एक सर्वे है। अब तो एडवांस हम लोग हो चुके हैं, तब इसमें टेक्निकल चीजें यूज करते हैं, टेक्निकल गैजेट्स यूज करते हैं। समझ में आया? इसके लिए ना बहुत सारी कंपनीज होती है, इंडिया के भी अपनी कुछ बॉडी है, जैसे क्या एक यहाँ पे ये देखो, ये है INTAM। ठीक है, ये एक बॉडी है, फुल फॉर्म क्या है ध्यान देना। ठीक है, ये आता भी है यहाँ से, इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट, यानी कि ये एजेंसी क्या करेगी, टेलीविजन की लोगों के बीच में सर्वे करके पता कर लेगी कौन सा शो हिट चल रहा है। तो जब एड वाले आएंगे तो एड वाले से बताएंगे कि मेरा ये शो हिट चल रहा है, आप पैसा दोगे तभी हम आपका ऐड करेंगे। ठीक है, तो इनकी कमाई होती है उसमें, इसीलिए ये लोग कुछ भी बोल के अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, वल्गरिटी से झगड़ा वगड़ा करके। तो इस तरीके की चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, तो जल्दी से जब ग्रोथ जाएगा, एल्गोरिथम बढ़ेगा, तो उस पर ऐड डालेंगे पैसे कमाने के लिए। ठीक है, जैसे एक डार्ट है, DART। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, दूरदर्शन ऑडियंस रिसर्च टीवी। ठीक है, टीवी एंड रेटिंग। ठीक है, जैसे कि अब आज तुम्हारे पास यूट्यूब है, इससे बड़ा तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है अब, लेकिन अगर बहुत पहले जाओ तो इंडिया के पास दूरदर्शन हुआ करता, नेशनल टीवी पे दूरदर्शन एक चैनल। ठीक है, डीडी भारती हो गया, डीडी नेशनल हो गया, तो जो दूरदर्शन था वो
उनके पे जो सर्वे के लिए था एक यहाँ पे डार्ट था, ठीक है। ये आज भी ये काम करती है, लेकिन ये बेसिकली अब जो सर्वे करती है रूरल एरिया में करती है, ठीक है। ये सब बॉडीज है, एजेंसीज है जो कि क्या करती है, टीआरपी मेजरमेंट करती है। ओके, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है भाई, व्हाट इज जेपीईजी, जिसको हम लोग जेपीजी शॉर्ट में बोलते हैं, उसमें उसी को जेपीईजी बोला जाता है। जब आप फाइल को अच्छे से प्रॉपर्टी जब फोटो क्लिक किए इस मोबाइल से, प्रॉपर्टी चेक करोगे तो वहां लिखा रहता है कि फोटो आपने रॉ में क्लिक किया है, पीएनजी में क्लिक किया है, या आपने इसको जेपीजी में क्लिक किया है, या आपका फाइल जो है वो MP4 है, MP3 है, ऐसे होता है। फाइल का फॉर्मेट है बेसिकली, क्या है, दिस इज ए फॉर्मेट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अब आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ ना आपके इस एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं और कई बार जनरल अवेयरनेस के नाम पे ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार तो क्वेश्चन आया था आधार कार्ड में नंबर कितने होते हैं, एक आया था यूनो प्रोग्राम जो है वो किस बैंक से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन है आ जाते। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इससे रिलेटेड अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि बस जेपीईजी नहीं और भी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखो क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटो ग्रुप, क्या है, ज्वाइंट पासपोर्ट एक्स ग्रुप और एक्सपर्ट्स ऑफ ज्वाइंट फोटोग्राफी। यहां पे ध्यान देना कि ई को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। ई का भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इसका भी एक्सटेंशन जरूर होगा फुल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप सोचोगे अगर मैं ग्रुप लिखा है, नॉट लाइक फॉर्मेट, साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, फोटो का फॉर्मेट है। ओके, आगे एक देखो फॉर्मेट में बातों में बताया था पीएनजी, ठीक है, एलपीजी की तरह साउंड कर रहा है ना। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। इस तरीके से बहुत सारे जो गैजेट्स के शॉर्ट फॉर्म या कोई टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कीबोर्ड में शॉर्ट कीज देख लेना। तो आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जेपीजी और पीएनजी में डिफरेंस क्या, मतलब एकदम डीप नहीं जा रहा हूं, ऊपर बता देता हूं, लेकिन आप लोग गूगल करके था मोर इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लेना कभी टाइम मिले तो। जेपीजी है, ये शेयर करने पे ना इसकी फाइल की क्वालिटी क्या होती है, डल हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, अपने आप ब्लर हो जाएगा। लेकिन पीएनजी का फॉर्मेट जो होती है वो क्या है, शेयरेबल है। इसमें देखोगे ना लॉसलेस है, ये कंप्रेशन के साथ इसमें लॉस नहीं होता है। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी क्वालिटी को, जो पोस्टर्स, बैनर, ये सब एडवर्टाइजमेंट कंपनी की होती है जो हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, आप देखो कितना मल्टी टाइम शेयर हो रहा है, और बहुत केबी में साइज होती है उसकी, बहुत छोटा साइज होता है उसका, फिर भी वो ब्लर नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। इजिली एडिटेबल फॉर्मेट, बहुत सारे ऐसे जो एप्स होते हैं वहां पे पीएनजी इजिली एडिटेबल होता है, लेकिन जेपीजी नहीं होता, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी जेपीजी किंग है, हम लोग जनरली कोई फोटोज मोबाइल में देखते हो जेपीजी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। ओके, क्या है, अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। यानी कि हमें क्रमबद्ध में लगाना है, किसको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप को। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन से कम हम लोग 10 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आज का सेशन सच में वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। बस ये शायद इससे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन सही मायने में ना एनटीए का ही है। देखो कैसे पूछ रहा है, ये एबीसी यहां दे दिया है, एबीसीडी ऑप्शन, लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में मांग रहा है। यानी कि आपको इन सभी के बारे में जब जानकारी होगा तभी आप ऐसे लगा पाओगे, ऑप्शंस लगा पाओगे। सोच रहे हो ना कितना खतरनाक क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो समझो ये फेसबुक का जो एक बनाया गया सीजन है, जो सन है, कब आया, फेसबुक कब बनाया गया, या इंस्टाग्राम कब बनाया गया, या व्हाट्सएप कब आया, जब ये बना है, जिस साल में बना है उस साल के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले से लेके लेटेस्ट वर्जन पे लगाना है, ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, पहले से लेके लास्ट तक बनाना है। चलो अब तक का बताओ। तो इसके लिए हमें ना सबका सन पता होना चाहिए। एक माइंड लगा सकते हो, अगर 1 2 का भी पता होगा तो
ऑप्शन देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग इनका सन जानते हैं। अगर नहीं आंसर दे लो आप लोग, लेकिन नहीं पता है तो पहले हम लोग इसका सन जानते हैं, ठीक है। देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फेसबुक जो है वो 2004 में आया, 2004 में फेसबुक आया, ठीक है। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, ये स्टूडेंट थे। बहुत इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग नहीं है, गलत बोल दिया यार, बड़ा वल्गर स्टोरी है। इसीलिए जब देखो तब सीनियर के सामने हाथ में जोड़े खड़ा रहते हैं, लेकिन एटीट्यूड एक नंबर। अगर मैं इस पर्टिकुलर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को अगर कहीं सपोर्ट करता हूं तो एक मायने में करता हूं, स्टैंड हमेशा लेके खड़ा रहता है, मतलब हम हमेशा अपना स्टैंड लेने के लिए खड़ा है, मतलब हमेशा अपना पक्ष रखने के लिए तैयार रहता है ये आदमी, ऐसा है, मतलब हार मानने वालों से नहीं, ठीक। इंस्टाग्राम 2010, ठीक है। यहाँ पे एक्स समझ रहे हो ना, इसी ट्विटर का जो लेटेस्ट वर्जन है। जब एलोन मस्क ने ट्विटर का शेयर खरीदा, जब इसको इन्होंने ओनशिप लिया इसका, तो इन्होंने इसका नाम एक्स कर दिया। और क्यों? क्योंकि इनकी ऑलरेडी पहले से कंपनी थी x.com, हो सकता है कहीं से वहीं से उनका माइंड में रहा कभी एक्स भी ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स अगर कभी पूछेगा तो 2023, यानी एक्स जब कब बना 2023 में, लेकिन ट्विटर 2006 से ही था, ठीक है, 2006 से ही था। और व्हाट्सएप जो है वो 2009 से। अगर अब हमें इनका अगर डेट पता चल गया है, सन पता चल गया है कब ये सब आए हैं, तब हम लोग आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ पे ADBC जो है ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ध्यान देना यहाँ पे एक्स को मैं 2023 वाला मान के चल रहा हूं, ठीक है। अगर इसी को मैं 2006 वाला मान के चलूं, यानी कि ट्विटर अगर मैं मान लूं, तो आंसर मेरा हो जाएगा ABACDB, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चार्ट भी है, मैं इसको भी समझा देता हूं, थोड़ा आप लोग को फायदा होगा, ठीक है। तो 2021 में क्या हुआ ना, 2021 में बिग 5 में एक कंपनी आती है मेटा, मेटा मेटावर्स, यानी कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसको शॉर्ट में मेटावर्स को मेटा करके कंपनी बनाई गई। यूं कहो कि रीब्रांडिंग कर दी गई, यानी पहले से सब ब्रांड है, अपने आप में सब ब्रांड ही है, और इनकी फिर से ब्रांडिंग मेटा में, ठीक है। कुछ इसका इस तरीके से देखोगे, ऐसे करके लोगो रहता है। तो मेटा एक कंपनी बनाएगी, और लकली देखा जाए तो मार्क जुकरबर्ग ने ही इस कंपनी को बनाया, ठीक है। और इस कंपनी में उन्होंने पहले अपने फेसबुक को ले लिया, फेसबुक उससे पहले ही कुछ सोशल मीडिया को ले रखा था, परचेज कर रखा था, उसके शेयर ले रखे थे, इंस्टाग्राम को भी, व्हाट्सएप को भी, और इधर से थ्रेड को भी, एक और भी है थ्रेड भी है, ठीक है। इंस्टाग्राम के पैरेलल चलता है थ्रेड। आजकल आप कोई अकाउंट शेयर करोगे, कोई पिक शेयर करोगे, तो थ्रेड में भी मांगता है शेयर करने के लिए, वो एक बैकअप है इनका, समझ लो, ठीक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटा के फैमिली में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें एफबी आता है, इंस्टा आता है, व्हाट्सएप आता है, और थ्रेड आता है, ठीक है। और भी है कंपनी, लेकिन ये फेमस जो है आईटी कंपनीज है। ट्विटर नहीं आता है, ट्विटर आप याद रखना वो अपने आप में अलग है, वो इलोन मस्क ने अपना अलग अपना ओनशिप लेकर रखा हुआ है, उसके शेयर सबसे ज्यादा इलोन मस्क के पास है, अभी उसके दादा सब पितामह वही है, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखना, और कभी समय मिले तो मार्क जुकरबर्ग के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, उससे ये पता चलेगा ना, खासकर बिजनेसमैन को एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि बिजनेस बनाना कैसा चाहिए, मतलब बिजनेस में रिश्तों को कैसे मार देना चाहिए, उसकी कहानी से अंदाजा लगा सकते हो, कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा देना चाहिए अंदाजा लगा सकते हो, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करना चाहिए, कैसे उसको टॉर्चर करना चाहिए अंदाजा लगा सकते हो। आप सोच रहे होगे कि सर बोल के आप निकल जाओगे, बट मैं लिटरली बता रहा हूं कि मार्क जुकरबर्ग का जो बेस है ना, बेस बहुत इमोरल है, बड़ा अनैतिक है। अब भले बहुत बड़ा राजा है, किंग है भाई, अब तो पूछो मत, लेकिन जो बेस है वो मुझे लगता कि बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब जिस आइडियोलॉजी से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया वो सही नहीं था, अब बनने के बाद तो कुछ भी कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन है, कर्मवीर इज रिलेटेड टू, कर्मवीर, कर्मवीर संबंधित है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, कर्मवीर संबंधित है, ठीक है, ये कर्मवीर लिखा हुआ है, ठीक है।
कर्मवीर संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? यहां पे इस क्वेश्चन को लिखने का मेरा एक मकसद भी है कि मैं ऑप्शंस को समझा सकूं। धर्मवीर भारती एक ऑप्शन है, माखनलाल चतुर्वेदी है, मुंशी प्रेमचंद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो हरिऔध है जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो व्हाट इज निराला? निराला क्या है? ये एक टाइटल है, ये लोग कमाते हैं मेहनत करके, फेमस हो जाते हैं, इनको एक नाम मिल जाता है निराला। तो ऐसे हिंदी के साहित्य में देखोगे ना बहुत कमी है जिनको इस तरीके से टाइटल मिला है, ठीक है। तो उसी तरीके से हरिऔध इज अ टाइटल इनको मिला हुआ है, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर कौन है बताता हूं। धर्मवीर को पहले ये समझो कि है क्या, ये एक मैगजीन है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे मेरी तरह नहीं पूछेगा, और मेरी तरह पूछेगा तो ऑप्शन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहां पे धर्मवीर के संपादक कौन है पूछेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ओके। अगर कभी पूछे धर्मवीर पोयम किसके कविता संग्रह में आता है ऐसा कुछ, तो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मेरी बात समझ गए? यानी कि वे ऑफ आस्किंग पे आंसर डिपेंड करता है। अगर दोनों हुआ ऐसे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करने का ऑप्शन देगा, या फिर वहां पे एक लास्ट ऑप्शन बना देगा, इसको ऊपर कर देगा, बोलेगा 1 and 2 बोथ, ठीक है। यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक है। वाह भाई क्या क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे क्योंकि शायद वो NIOS से पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIOS? NIOS का फुल फॉर्म क्या है बताइए? NIOS क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कह सकता हूं कि डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बताइए फुल फॉर्म इसका पूछा जा रहा है सबसे पहले तो। नेटिव इंडियन ओपन स्कूल, नेशनल इंडियन ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन सेल्फ। बताइए, चलो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं साथ में। तो फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। NIOS का फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बहुत सारे लोग आजकल दीवालों पे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, NIOS से पढ़ाई करें, डिग्री प्राप्त करें, पास हो जाए, ऐसा कुछ रहता है ना, क्योंकि ये 10वीं 12वीं के लिए है और ये गवर्नमेंट की बॉडी है। ध्यान देना, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है आपको कोई भी पास कर, कौन पास कर रहा है? आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही है, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे और अच्छे से इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे गवर्नमेंट इसको एग्जीक्यूट कर रही है। क्वेश्चन है, द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी केम टू एग्जिस्टेंस इन, ठीक है। इग्नू की बात कर रहा है, IGN, देख रहे हो, इग्नू, इग्नू सुने हो ना, घरों में सुने होंगे, बड़े लोग इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं, NIOS से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या है? ये एक ओपन स्कूलिंग है, यानी कि सबसे पहले जानते हैं इसका आंसर, उसके बाद आपको बात है। मई 1985, सितंबर 1985, अप्रैल 1980, सितंबर 1980। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर विल बी सितंबर 1985, यानी 1985 विल बी राइट आंसर। इग्नू जो है इसी समय बना, ठीक है। अब समझते हैं दोनों है क्या, NIOS और इग्नू है क्या। NIOS जो है वो है फॉर क्लास 10th and 12th बोर्ड, उनको घर बैठे पास कराने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्लासेस करो, एग्जाम दो, पास हो जाओ। जैसे हम लोग जब BHU में आते हैं ना, तो BHU अगर हमें रेगुलर पढ़ाई करनी होती है, BHU नहीं, BHU हो गया, ठीक है, AU हो गया, DU में बहुत मैक्सिमम कॉलेजेस जो है, ठीक है, इस तरीके के जो कॉलेज है ये 70% मिनिमम अटेंडेंस मांगते हैं रेगुलर, यानी टोटल क्लास का 70% रेगुलर आपका क्लास होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। इग्नू में ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ध्यान से पढ़ो, डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये DLP आपको डिस्टेंस में ही पढ़ा देगा, घर बैठे पढ़ो आप।
आपको बुक चाहिए, आपको घर पे एड्रेस कर देंगे या नजदीकी सेंटर पे एड्रेस कर देंगे, आप चले जाना ले लेना। सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि एनआईओएस जो है वो 10th 12th ग्रेड एंड इक्विवेलेंट के लिए है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इग्नू किसके लिए है, ये इग्नू किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, अंडर और पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज्यादा के लिए, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे दोनों के सन भी होंगे कहीं पे लिखे, कब कब आए हैं ध्यान तो देख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 1985 में। ओके, अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ लो कि एग्जाम में फंस भी सकता है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे भरोसेमंद क्वेश्चन है, आप इसको जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय, ठीक है, इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा चलाया जा रहा है स्वयं? क्या ये कोई प्राइवेट सेक्टर है या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है, एनजीओ टाइप का है, या फिर गवर्नमेंट का बॉडी है, किसका है? यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी का है क्या, या यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन का है क्या, यानी क्या यूजीसी का है, क्या ये इंदिरा गांधी या इग्नू का पार्ट है या एनआईएस का पार्ट है? ये स्वयं प्रोग्राम है क्या? ये स्वयं है क्या? आज की डेट में स्वयं पे 1500 से ज्यादा कोर्सेज ऑनलाइन रन कर रहे हैं, ऑनलाइन, मतलब यूं समझ लो, सॉरी ऑनलाइन है, ठीक है, 1500 से ज्यादा कोर्सेज ऑनलाइन स्वयं पोर्टल पे सर्च करोगे तो मिलेगा, जो फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ये किसका आंसर क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, ठीक है। और ये स्वयं पोर्टल काम कैसे करता है तो अच्छे से हम लोग समझेंगे यहां पे। एक तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लो, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है, क्या है? स्टडी waves of active learning for young aspiring minds, ये इसका फुल फॉर्म है स्वयं का। एक तो क्वेश्चन यहां से बन गया, ओके। उसके बाद आप ध्यान से देखो, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है पीएम ई विद्या, ई विद्या, पीएम इलेक्ट्रॉनिक विद्या। ये क्या है? आप इसको गूगल सर्च करोगे ना तो देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई करके आ जाएगा, ई विद्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये भी गवर्नमेंट की एक बॉडी है। ये क्या करती है, बनाई कोविड के दरमियान, जब सब कोचिंगें बंद होने लगी, स्कूलें बंद होने लगी, तो गवर्नमेंट भी कुछ एजुकेशन में नया करने की कोशिश कर रही थी। ई विद्या उसी समय आया, ठीक है। और इनका था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने बच्चों को घर बैठे पढ़ा सके। 3 पर्पज को बेसिकली फुलफिल करना था। पहला, इज एक्सेसिबल हो, हर जगह पहुंच सके। दूसरा, इक्वालिटी यानी सबके पास बराबरी से पहुंच जाए। और थर्ड, क्वालिटी की चीजें जाए, क्वालिटी, ठीक है। ये आता भी है। यहां पे जब आप ई विद्या खोलोगे तो वहां कई सारे ऐसे बहुत सारे पोर्टल की कोलैबोरेशन है, जिसमें मैं फेमस वाला बता रहा हूं आपको, दीक्षा, ठीक है। एक ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है दीक्षा, ये भी बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। तो दीक्षा वहां पे है, कभी कभी पूछेगा कि किसका पार्ट है, ई विद्या का ही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा ये पूछा जाता है 24/7, ये चैनल है, पढ़ाता है बच्चों को, वीडियो, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स। स्वयं प्रभा, स्वयं अपना स्वयं पोर्टल, जहां मैं बता रहा हूं अभी कि लाखों बच्चे यहाँ पे कोर्स इनरोलमेंट करा चुके हैं, और यहाँ पढ़ने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने पढ़ाई करी। और इनके कोर्स बनाने वाले कौन होते? ऐसे यूट्यूब वाले नहीं, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर्स को बोला जाता है, वो बना के अपना कोर्स वहां पे रखते हैं फ्री में। एक बार आप चेक करना। स्वयं, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो स्वयं है, इसका स्लोगन क्या है, इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो क्या हो जाए, शिक्षित भारत उन्नत भारत, शिक्षित भारत उन्नत भारत इसका स्लोगन है। मुझे कोई कमेंट करके बताएगा ओएनजीसी का स्लोगन क्या है, केरला स्टेट का स्लोगन क्या है? इस तरीके का सबका आता है, ये सब फेमस क्वेश्चन है, ये सब आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़े। ओके, वाह भाई क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केबी? ये क्वेश्चन लिखने का मकसद मेरा आपको कंप्यूटर के कुछ टॉपिक से थोड़ा परिचय कराना है, ठीक है।
तो आंसर तो सीधे दिख रहा होगा सर, फुल फॉर्म में तो एक ही केस है, तो किलोवाट विल बी राइट आंसर। या लेकिन इधर एक और ऑप्शन बना के रखा हूं समझाने के लिए, तो किलोवाट इज राइट आंसर। ठीक है, केबी को किलोवाट, ये क्या स्टोरेज फॉर्मेट है। स्टोर डिवाइस में जो स्टोरेज होते हैं ना, उनकी जो यूनिट है वो है ऐसा यूनिट। ठीक है, स्टोरेज का किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, क्या है, टेराबाइट, पेंटाबाइट, हेक्साबाइट, बहुत सारा है, बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन ऐसे ना पूछेगा फुल फॉर्म के तरीके से नहीं, अरेंजिंग में पूछेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप केबी, एमबी, जीबी, टीबी ऐसे लगाओ आप इसको, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको तब वहां पे ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, समझ गए। अगर मैं बस इसी फॉर्मेट को देखूं तो इसमें हम लोगों ने इसको ऑलरेडी लगा रखा है बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसके साइज को जानते हैं। जो कंप्यूटर होता है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही समझता है, वो भी बस 0 और 1 को। उसकी जो भाषा समझने की है वो कौन सा है, 0 एंड 1। उसमें जो लैंग्वेजेस डाली जाती है, 2 भाषा डाली जाती है 0 एंड 1 के फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट अगर पूछा जाए आपसे कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बीट है, बीट, BIT। ठीक है, बीट है, जिसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें 0 और 1 आता है। ठीक है, यही बीट 8 बीट मिला के बन जाता है 1 बाइट। 8 बीट, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं 8 बीट छोटा वाला, तो क्या होता, 1 बाइट हो जाएगा। ठीक है, और यही, ठीक है, यहां पे हो गया 8 बाइट। ठीक है, हो गया। और यही 1024 बाइट्स मिला के, 1024 1024 बाइट्स मिला दोगे तो बन जाएगा क्या, यहां पे लिखता हूं 1024, ठीक है, बाइट्स है, यानी कि कैपिटल बी, तो बन जाएगा 1 KB, किलोबाइट, 1 KB। और यही किलोबाइट 1024 बार जोड़ा जाए तो बन जाएगा MB, कितना, 1 MB। जो हमारी कोई फोटो होती है मोबाइल में क्लिक करते हो तो क्या है वो, 1 MB का फोटो है, 2 MB, 3 MB का फोटो है, वो इसकी साइज है। ठीक है, उससे उसकी क्वालिटी पता चल जाती है। तो ये स्टोरेज का पूरा एक साइज है। कभी आपसे अगर शॉर्ट फॉर्म पूछे तो यहां देख लो, सबका सबका सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे स्टोरेज पूछे तो आप लोग स्टोरेज देख लो, इधर स्टोरेज लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी ना ऐसे भी आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज कि एक कोई घर है, आपका घर है, आप अपने घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हो, आपका जो सीसीटीवी कैमरा है वो आधे घंटे चलने पे जो वीडियो कवर कर रहा है, जो उसकी साइज है वो कितना है, 500 MB का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे 12 घंटे अगर आपका कैमरा चलता है तो कितना जीबी का स्टोरेज चाहिए उस कैमरे में लगाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको ये साइज पता होगी तो आप जोड़ घटा पाओगे। क्या है भाई, ओह, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इस जगाने के लिए आपको आया है कि आप ये मत सोच लेना कि रीजनिंग नहीं आता है, एप्टीट्यूड में सब आएगा। ठीक है, रीजनिंग भी आएगा, मैथ्स भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, एक मतलब एक, आपको बताना है यहाँ पे नेक्स्ट में क्या भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक सीरीज है, 2 सीरीज है, 3 है, चौथा आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको क्लू दे देता हूँ, आंसर आप करोगे, ये हो जाएगा 2। हो सकता है मेरा गलत भी हो सकता है, मैं आपको कंफ्यूज करना चाहूंगा। तो ये है 3, यानी ये 2 है, तो जाहिर सी बात है 4 हो सकता है कि इसी का स्क्वायर हो सकता है। ये है 5, ठीक है, ई का 5 होता है, हो सकता है कि ये 6 हो। ठीक है, हो सकता है ये 10 हो सकता है ये, तो इस तरीके के। अब आप दिमाग लगा के बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए रखा हूं क्योंकि अभी भाई इसको फिर से री कंस्ट्रक्ट किया गया, अच्छे से सजाया गया, कोर्सेज अच्छे से बनाए गए इसके। अभी यूनिवर्सिटी फिर से चल रहा है, दमक रहा है। तो बिहार में भाई मोदी जी गए थे कुछ दिन पहले, इसको फेमस भी कर दिए पहले, और ऐसे भी अपने यहाँ के सबसे पुराने स्कूलों में आता है, कॉलेजेस में आता है, विश्वविद्यालयों में आता है। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय,
ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, हर्षवर्धन। ठीक है, यहां पे आंसर हो जाएगा ये कुमार गुप्ता फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपके आज के पूरे, इसका आंसर आप दोगे मुझे, ठीक है। और इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और दिया था कल वाले सीरीज में, उसका आंसर बहुत कम लोग दिए थे, आप लोग दे देना। तो ये पूरी सीरीज हम लोग जो है आज फॉलो किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा होगा, आप लोग को बहुत इंजॉय किए होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से इसको फॉलो करोगे। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करना। हाँ, मेरा नाम है नील, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ जनरल पेपर के जो भी टॉपिक्स हैं, वो लॉ की क्लासेस प्रॉपर चल रही है, एमबीए की क्लासेस चल रही है, इसमें हम लोग कंप्यूटर भी दे रहे हैं, मतलब सब कुछ दे रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे भी आपसे जुड़े हुए हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, आप करना चाहते हो, तो हमारे यहाँ बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो आप इतना मुझे आज इस हिचकी के साथ पढ़ लिए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में ऐसा कोई भी इस तरीके का जो एक ये मेरी हैबिट आज बनी हुई है, ये नहीं आएगी। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सी शुभकामनाएं। हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज एवरीवन डू लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कमेंट करोगे तो आपके दोस्तों में रिकमेंड भी करेगा ये, तो प्लीज कमेंट करना, इसका आंसर ही बता दो, या बताना मैं कैसा पढ़ाया ये बता सकते हो। तो ये सब चीजें आप कमेंट करो, थोड़ा बताओ, और अपने बारे में भी लिख सकते हो, मैं पढ़ूंगा, देखूंगा कौन कौन देख रहा है आजकल वीडियो। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सी शुभकामनाएं। हर महादेव, मिलते हैं। प्लीज एवरीवन डू डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। बोलिए हर हर महादेव।